नमस्कार। मैं डॉक्टर सावित्री कुमारी, सहायक प्राध्यापिका, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, सूरज सिंह मेमोरियल महाविद्यालय रांची, सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए लोक साहित्य पर बात करूंगी, विशेषकर लोक साहित्य के प्रमुख रूपों पर, जिसमें लोकगीत, लोक नाट्य, लोक कथा, लोक गाथा और लोकोक्ति आते हैं। यह लोक साहित्य क्या है? साहित्य के दो रूप होते हैं। एक मुख्य धारा का साहित्य होता है और एक मौखिक और लोक साहित्य। जब हम मौखिक और लोक साहित्य की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब यह होता है कि जिसका कोई लेखक एक आदमी नहीं बल्कि पूरा समूह होता है। पूरे समूह के द्वारा कथाएं, गीत, नाट्य रचे जाते हैं और वह पीढ़ी दर पीढ़ी सामने आता है। उसे हम लोक साहित्य के अंतर्गत रख सकते हैं। लोक साहित्य में लोक कथाएं होती हैं। बचपन से ही हम लोक कथा सुनते आए हैं। एक था राजा, एक थी रानी की शैली में शुरू होने वाली कहानी, या फिर जंगल में एक शेर या एक भालू। उसी तरह कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी, पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, ये सारी लोक कथाएं थी जिन्हें लिपिबद्ध किया जा चुका है। तो यह जो लोक साहित्य है वह क्या है? लोक साहित्य आदिम से लेकर आधुनिक मानव तक एक मौखिक परंपरा में अंकित रहा है और आज भी इसकी प्रामाणिकता का विशिष्ट चिन्ह मौखिकता ही है। आदिम मानव के पास आजकल की तरह प्रकाशन और प्रसारण की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वह सहज और नैसर्गिक तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक रूप में करता था, जो कालांतर में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक परंपरा में ही संप्रेषित होता रहा। लोक साहित्य की प्रायः सभी रचनाओं के रचयिताओं के नाम अज्ञात होते हैं, यानी कि रचनाओं के जो रचयिता होते हैं उनके नाम ज्ञात नहीं होते हैं। उनका संप्रेषण और संवहन अधिकतर श्रुति रूप में ही होता है, सुनकर होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। लोक साहित्य का रचयिता क्योंकि लोकमानस का प्रतिनिधि होता है, इस कारण उसकी सौंदर्य अनुभूति में लोकमानस जैसी ही सहजता और स्वाभाविकता होती है। लोक साहित्य में इसी सहज सौंदर्य एवं अकृत्रिम कला के दर्शन होते हैं। लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा अथवा लोक नाट्यों में। मैं सबसे पहले लोकगीत पर बात करना चाहूंगी। लोकगीत प्रायः भारत के बल्कि दुनिया के सभी हिस्सों में अपने अपने स्तर पर गाया जाता है और ये जो लोकगीत है वह सामूहिक रचनाशीलता का परिणाम होता है। लोकगीतों में रचयिता और रचना काल की गणना संभव नहीं होती है, इसलिए लोकगीतों में कालजयिता भी होती है।
लोकगीतों में जीवन की मूल सत्य अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। लोकगीतों के मूल में व्यष्टि नहीं समष्टिगत अभिव्यक्ति होती है, यानी कि पूरे समुदाय की अभिव्यक्ति, पूरे समाज की अभिव्यक्ति। लोकगीतों में पीढ़ियों का अनुभव होता है और इसमें मार्मिकता होती है, काव्यात्मकता होती है, संगीतात्मकता होती है। मैं कुछ लोकगीतों के द्वारा लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत को स्पष्ट करना चाहूंगी। एक जनजाति है कोरकू, जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में और महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से में रहती है। ये आदिम जनजाति है। उनका जो लोकगीत है उसका भावार्थ है, एक ओर पहाड़ है और दूसरी ओर नदी, इसके मध्य में मेरा गांव है। जब हम खेती कार्य में भिड़े रहते हैं तब डोलती में सोए बच्चे को बिलाव ले जाता है। लकड़ी काटने गए पिता को शेर का डर बना रहता है। इस सबसे अच्छा तो वन्य जीवन है। यही आवास बनाकर रहना चाहिए। आदिम जनजाति के लोग जंगल पहाड़ों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इस गीत में उनकी यह भावना प्रकट होती है। बिरहोर झारखंड की आदिम जनजाति है और यह जो जनजाति है यह शिकार पर निर्भर करती है। बहुत कम लोग हैं जो खेती कर पा रहे हैं, अधिकतर शिकार से ही इनका जीवन निर्वाह होता आया है। उनका एक लोकगीत है जिसका भावार्थ है, नदिया के इस पार बज रही है बांसुरी, नदिया के उस पार जब गिरता है गाज, तब बहुत दुखी होता है मन। हम जानते हैं यह गाज नीलाम हो गया है। इसमें भावना देखिए कि कैसे अपने आश्रय स्थल को, यानी कि प्रकृति को, वन प्रांतर को वो लोग किस तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं, हरे भरे जंगल में रहना चाहते हैं। और जब कोई एक पेड़ कटता है तो उनको कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। अब आप महसूस कर सकते हैं कि इतने सारे पेड़ काटे जा चुके हैं, तो जो बिरहोर हैं उनके अस्तित्व पर कितना बड़ा संकट है। उनका एक और गीत है जिसका भावार्थ है, हम जोतेंगे बार बार कठोर धरती, जुत जाएगा खैरा नाला, तब सबका पेट भरे लायक पूरा पुर जाएगा। चना खेसारी उगाने खातिर बहने दो बस पानी, उग जाएगा चना खेसारी। नदी किनारे रोपो चना खेसारी, फिर पानी भरपूर भरो, सब उग जाएगा अब। सोसो नाला बांधेंगे हम, अब तो बच्चों के रहने खातिर भी जगह चाहिए। बहुत ही मन स्पर्शी गाना है, लोकगीत है, क्योंकि जो जंगल है वे विरल होते जा रहे हैं और उनको वहां शिकार नहीं मिल रहा है। अब उन्हें खेती करनी पड़ेगी जिसकी उन्हें आदत ही नहीं है। वे तो शिकारी और घुमक्कड़ होते हैं। अब किस प्रकार वे अपनी जिंदगी निर्वाह कर पाएंगे, लेकिन अब बच्चों की खातिर उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मुंडारी लोकगीत बहुत प्रसिद्ध है, हजारों की संख्या में है। रामदयाल मुंडा ने आदि धर्म में मुंडारी संस्कार गीत के तहत सरहुल गीत में जो कुछ लिखा है उसका कुछ अंश मैं हिंदी अनुवाद के साथ बताना चाहती हूँ। उन्होंने खुद हिंदी अनुवाद किया है। हे स्वर्ग के परमेश्वर, पृथ्वी की धरती माता, दूध की तरह उगने वाले, दही की तरह डूबने वाले, चारों कोने
10 दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, झुका हुआ आसमान, झिलमिल धरती। चटाई की तरह बिछी हुई, कटोरे की तरह ढका हुआ, गाछ वृक्ष, पशु पक्षी, वन पहाड़, नदी मैदान, तुम्हारे ही सृजन, तुम्हारी ही उत्पत्ति, तुम्ही से टिका है, तुम्ही से रक्षित है। आज इस सरहुल के दिन, आज इस नेक के दिन, हम तुम्हारी संतान, हम तुम्हारी औलाद, हम तुम्हें बुलाते हैं, हम तुम्हें गुहारते हैं। हमारे संग बैठ लो, हमारे संग बतिया लो, एक दोना हड़िया, एक पत्तल खिचड़ी भात, हमारे साथ पी लो, हमारे साथ खा लो। बिरसा मुंडा के आंदोलन को, उनके संघर्ष को, उनके उलगुलान को मुंडा आदिवासी अपने गीतों में किस तरह याद करते हैं? बिरसा आंदोलन पर जो गीत संग्रहित किए गए हैं उनमें कई तो पुराने गीत हैं और कुछ नए गीत भी हैं। तो ये बहुत ही लोकप्रिय गीत हैं जिनका हिंदी अनुवाद में बताना चाहती हूँ। बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन, किताब कुमार सुरेश सिंह। जमींदारों के दमन से पीड़ित लोगों की दुख विपदाएं असह्य होती, देश असहाय और बेसहारा हो गया। आओ हम झट से धनुष, तीर और कुल्हाड़ी उठा लें। आज जिंदगी से मौत कहीं अच्छी है। बिरसा भगवान हमारे नेता हैं, वे हमारी रक्षा के लिए धरती पर आए हैं। हम लोग तरकस, तीर और तलवार लेकर तैयार रहें। हम डोंबारी पहाड़ी पर इकट्ठे हों। धरती के पिता हमें वहां हमारा उद्बोधन करेंगे। हम बंदरों से न डरेंगे। हम जमींदारों, साहूकारों और दुकानदारों को छोड़ेंगे नहीं, वे हमारी जमीन हड़पे बैठे हैं। हम अपने खोटकटी अधिकार न छोड़ेंगे। हमने चीतों और सांपों के जबड़ों से अपनी जमीन छीनकर उसे जोता बोया और वह खुशनुमा जमीन उन लोगों ने हमसे छीन ली। एक अगला क्रांति गीत है जिसमें कहा गया है, मुंडा आदिवासी इसको गाते हैं बिरसा मुंडा को याद करते हुए। डोंबारी पहाड़ी पर ढोल पर थाप कौन दे रहा है? वे बिरसा अनुयायी मस्त हो नाच रहे हैं। डोंबारी पहाड़ी के नीचे बिगुल कौन बजा रहा है? वे ब्रिटिश सिपाही पहाड़ी की ओर देखते हैं। बिरसा ढोल पर थाप दे रहे हैं। बिरसा अनुयायी मगन हो नाचते हैं। गोरा सैनिक पहाड़ी के नीचे बिगुल बजा रहा है। गोरे सैनिक पहाड़ी की ओर देखते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता के बिरसा ढोल बजा रहे हैं। बिरसा अनुयायी नाच रहे हैं। गोरा सैनिक गोली चलाने के लिए बिगुल बजाता है। गोरे सैनिक पहाड़ी की ओर देखते हैं, उनके कारतूस खत्म हो जाते हैं। बिरसा ढोल पर थाप दिए जा रहे हैं। अनुयायी नाचते चले जाते हैं। वे लोग डोंबारी पहाड़ी पर गरज गरज कर कह रहे हैं, यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी मातृभूमि है। लोक नाट्य पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी। भारत में जो लोक नाट्यों की परंपरा है बहुत पुरानी है। भारत के अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोक नाट्य प्रचलित हैं। मध्य प्रदेश के मालवा में मांझ नामक लोक नाट्य प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में नौटंकी बहुत प्रसिद्ध है। हाथरस की नौटंकी बहुत जानी मानी नौटंकी है। इसी तरह बंगाल में यात्रा,
अथवा जात्रा धार्मिक लोक नाट्य है। तमाशा महाराष्ट्र का प्राचीन लोक नाट्य है। तमाशा करने वाली मंडली फड कहलाती है। यक्षगान दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा भाषी क्षेत्र के ग्रामीण लोग होते हैं वे यक्षगान करते हैं। और यह जो यक्षगान की परंपरा है बहुत प्राचीन परंपरा है। इसमें नृत्य और नाट्य है और इसके गीत जो होते हैं उनमें संवाद होते हैं। इसकी कथा वस्तु रामायण, महाभारत इत्यादि से ली गई है। जहाँ तक झारखंड में लोक नाट्य का सवाल है, वास्तव में जो झारखंड की जो सांस्कृतिक विशेषता है उसमें गीत, संगीत और नृत्य प्रमुख है। लेकिन जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो बंगाल से, उड़ीसा से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, उनमें छऊ लोक नाट्य प्रसिद्ध है। और यह जो छऊ लोक नाट्य है इसमें सरायकेला का जो छऊ है उसमें मुखौटों की प्रधानता रहती है। और विशेषकर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से निकलकर झारखंड के सरायकेला तक आते आते छऊ व्यापक रूप पा लेता है और इसमें पूरे समाज को प्रभावित करने का गुण होता है। इतिहास के साथ साथ संस्कृति को भी सहेजने वाला यह छऊ होता है। छऊ मंडली के आने की जब सूचना होती है तो लोग कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हो जाते हैं। झारखंड का जो सरायकेला क्षेत्र का छऊ है वह देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। जो छऊ के कलाकार हैं वे छऊ नृत्य को विदेशों में भी ले गए हैं, वहां भी उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है और उन्होंने दर्शकों का दिल जीता है। देश या विदेश में जहां कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वहां पर छऊ नृत्य लोक नाट्य की मंडली को बुलाया जाता है। उत्तर भारत में जिस प्रकार नौटंकी लोक नाट्य प्रसिद्ध है, उसी प्रकार महाराष्ट्र में विशेषकर देहातों में तमाशा लोक नाट्य बहुत ही प्रसिद्ध है। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के पहले तमाशा का जन्म हुआ और पुणे में होली के त्योहार के अवसर पर तमाशा के प्रदर्शन हमेशा होते रहते थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के काल में तमाशा का अत्यधिक विकास हुआ। तमाशा के लिए किसी रंगमंच की जरूरत नहीं पड़ती। किसी ऊंची जगह या खुले मैदान में तमाशा का प्रदर्शन किया जा सकता है और इसमें जो तमाशा करने वाले होते हैं उनको फड ये कहते हैं, जो वास्तव में टोली होती है। और फड के मुखिया को कर अथवा नायक कहते हैं। और स्त्री वेशधारी जो नर्तकी होती है उसको फड की नायिका कहते हैं। और यह जो लावनी है वह तमाशा का ही महत्वपूर्ण अंग है जो महाराष्ट्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। तमाशा के जो वाद्य होते हैं उसमें ढोलकी, झांझ और एक प्रकार का चमड़े का वाद्य होता है। यह जो 1910 से 1940 तक का जो समय है उसमें महाराष्ट्र में करीब 4000 तमाशा फड यानी कि दल का निर्माण हुआ था और इसका विस्तार बहुत बड़े पैमाने पर था।
दक्षिण में मैसूर की सीमा से लेकर उत्तर में गुजरात, मध्य प्रदेश तक इस तमाशा मंडली का विस्तार था। बहुत ही प्रसिद्ध लोकनाट्य तमाशा। उसी तरह नौटंकी उत्तर प्रदेश की मशहूर शैली, प्रसिद्ध लोकनाट्य, जिसमें देश की जो अशिक्षित, निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय जनता होती है वो इसमें शामिल होती है। और स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी लोकनाट्य नौटंकी के साथ बहुत सारे ऐसे अच्छे भूमिका में लोग थे जिन्होंने आगरा, मथुरा, मैनपुरी, बुंदेलखंड, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी समेत अनेक क्षेत्रों में नौटंकी प्रस्तुत करके सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर प्रहार किया। और नौटंकी विधा ने नौ जागरण लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोक नाट्य के संबंध में मैं भारतीय लोक नाट्य लिखने वाले विश्वनाथ त्रिपाठी के कथन को उद्धृत करना चाहूंगी, जिन्होंने लिखा है कि भारतीय लोक नाट्य का संबंध इस महादेश की उस सांस्कृतिक निजता से है जो बहुरंगी होने के बावजूद भीतर से परस्पर घुली मिली और गतिशील है। संस्कृति और लोक नाट्य की परस्परता परस्पर संवादी और विकासशील है। इसमें जनजीवन का संघर्ष और उनकी आकांक्षाएं समाहित हैं। लोक नाट्यों को जन विश्वासों और जन रुचियों की गहरी पहचान होती है। इसके अतिरिक्त इनमें प्रभावी प्रेषणीयता और एक प्रकार का सम्मोहन भी होता है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के द्वारा भारतीय लोक नाट्य परंपरा ने समकालीन रंगमंच को अधिक कल्पनाशील, काव्यात्मक और समृद्ध बनाया है। जहां तक लोक गाथा की बात है, लोक गाथा में गीत और कथा दोनों का प्रयोग होता है। लोक गाथा लंबी गेय कथाओं के गीत होते हैं। लोक गाथा में किसी एक कथा सूत्र में कई कथाएं पिरोई जाती हैं। मुख्य पात्र के आसपास कई सहायक पात्र होते हैं। लोक गाथा में कथा गायन के साथ नृत्य, अभिनय, संगीत का तालमेल होता है। और लोक गाथा में प्रायः रसों की मौजूदगी होती है। हास्य, व्यंग, हास परिहास, करुणा, शांत, वीर, भयानक, प्रेम, विरह आदि की प्रभावकारी उपस्थिति पाई जाती है। और यह लोक की दूसरी किसी विधा में दुर्लभ है। तो प्रेम की सूक्ष्म अभिव्यक्ति के साथ युद्ध के उन्माद का वर्णन तक लोक गाथा में सहजता से ही उपलब्ध हो जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जो प्रधान जनजाति है प्रधान समूह के लोग यानी कि गोंड, उसमें पंडवानी, गोंडवानी जैसी महागाथाओं के गायक हैं। तो यह जो पंडवानी शैली है वह बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसकी बहुत बड़ी कलाकार है तीजन बाई। इस प्रकार लोक साहित्य के विविध रूप हैं। लोक कथा, लोकगीत, लोकनाट्य, लोक गाथा, लोकोक्ति और लोक साहित्य का महत्व निर्विवाद रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक साहित्य का महत्व सामान्यतः ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, भाषा शास्त्र संबंधी अनेक दृष्टियों से आंका जा सकता है। बोलचाल एवं आंचलिक शब्दावली के जितने सफल प्रयोग लोक साहित्य में हुए हैं, उतने लिखित साहित्य में
दिखाई नहीं पड़ते। लोक साहित्य की परंपरा मानवीय सभ्यता के साथ ही अस्तित्व में आई। वे सारी मौखिक अभिव्यक्तियां जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में समाज की आत्मा को व्यक्त करने की क्षमता रखती हैं, लोक साहित्य की श्रेणी में उनको रखा जा सकता है। लोक साहित्य प्राचीन होते हुए भी नवीन समस्याओं एवं संभावनाओं को साथ लेकर चलता है। उसमें निरंतर नवीनता का समावेश होता रहता है। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि निरंतर मिटते रहने के बावजूद आज भी लोकगीतों, लोक गाथाओं, लोक कथाओं, लोक नाट्यों, लोक उक्तियों, कहावतों आदि के रूप में जो विशाल वाचिक मौखिक साहित्य हमारे पास मौजूद है, वह पूरी तरह से प्रतिपक्ष का भी साहित्य है, जिसमें अधिकतर निम्न वर्ग के लोग हैं। निम्न वर्ग के लोगों का यह साहित्य है। उसमें अभाव का दर्द और दुख की टीस तो है, किंतु उल्लास की जीवंतता भी है।